हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके साइंस के एग्जाम के अंदर आपको +5 मार्क्स ज्यादा दिलाने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई जो बोर्ड्स में है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, तो ये वीडियो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट का वीडियो। जो भी मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारे पास में ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा जो पोर होता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि गार्ड सेल की पोजीशनिंग क्या होती है। ये जो आपको दिख रहे हैं जैसे कि जो सेल हैं इस तरीके के, ये जो दो पार्ट दिख रहे हैं इनको कहा जाता है गार्ड सेल। अब इनका फंक्शन क्या होता है, एग्जाम के अंदर कभी भी ये नहीं आएगा कि आप ये बताओ, उसके अंदर फंक्शन भी पूछा जाता है कि जैसे कि गार्ड सेल के बारे में पूछ लेंगे तो क्वेश्चन में आएगा कि विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आपको उसमें मार्क करके दिखाना होगा गार्ड सेल। और एक बात ध्यान रखना कि डायग्राम जो है आप लोगों के किस तरीके के आते हैं, मार्किंग वाले डायग्राम आते हैं, आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आते। बस कुछ एक दो हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा वो आते हैं, लेकिन मेनली क्या आते हैं कि आइडेंटिफाई करने वाले आते हैं। जैसे कि एसएसटी में आते हैं ना कि मार्क आपको दे दी जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, वो होता है। ठीक है, अब स्टोमेटा के अंदर क्या स्टोर होता है, स्टोमेटा जो है वाटर से कंट्रोल किया जाता है कि वाटर फ्लो कम और आउट करने का काम स्टोमेटा के थ्रू होता है। फिर उसके बाद में आता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, देखो क्लोरोप्लास्ट जो है एक तो ये बात ध्यान रखेंगे कि किस सरफेस के ऊपर रहेगा, ये आउटर सरफेस के ऊपर रहेगा। आउटर सरफेस के ऊपर रहने का मीनिंग ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए होती है, इसीलिए आउटर लेयर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फिर उसी के साथ में फोटोसिंथेसिस में क्या काम होता है, ये जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये इसका काम होता है। फिर उसी तरीके से यहां पर ये स्टोमेटा पोर है जिसका कि काम क्या होता है, स्टोमेटा जो पोर है इसका काम होता है कि जो भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा खुलता है और बंद होता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर तो आपसे फंक्शन उसमें पूछे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले जो है वो है माउथ। माउथ मतलब कि बक्कल कैविटी में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है सलेवरी ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सलाइवा बनाने का। अब सलाइवा क्या करता है कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है, जो हमारा फूड है ना उसमें स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो आगे जाकर के डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जैसे कि स्टोमक। स्टोमक का काम क्या होता है, ये क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि क्या होते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया आ जाते हैं गलती से हमारी बॉडी के अंदर उनको मारने का काम करता है स्टोमक में HCl। फिर उसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, एक ऐसी जगह है जहां पर कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहां पर प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। लास्ट के अंदर क्या बचता है, बस वाटर बचता है, जो कि कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब उसी के साथ में एक मेरा क्वेश्चन है कि हर्बीवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज्यादा बड़ी होती है या फिर कार्निवोरस की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हर्बीवोरस की ज्यादा बड़ी मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है फिर कार्निवोरस की। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है लीवर। लीवर का क्या काम होता है, लीवर करता है बाइल जूस को सीक्रेट करता है। फिर उसी के साथ में यहां पर पेनक्रियास जो है ना, इसमें 2 एलिमेंट्स मतलब कि आप बोल सकते हो कि 2 फ्लूइड्स यहां पर सीक्रेट किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है वो ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन किस काम में आता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, कि किस तरीके से हमारी जो ब्रेन है वो, मतलब ब्रेन तो छोड़ो कि हमारी नसें किस तरीके से काम करती है। सिंपल भाषा के अंदर ये, जैसे कि अब मैं ये टच कर रहा हूं, जैसे कि ये टच कर रहा हूं, तो अब मेरी अंगुली को कैसे पता लग रहा है कि मैं जैसे ही टच करता हूं ना विद इन अ सेकंड मेरे दिमाग को पता लग जाता है कि मेरी अंगुली के सामने कुछ है। तो ये कैसे पता लगता है, तो ये जो टोटली है ना ये पूरा पूरा इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक नेटवर्क है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पल्स ट्रेवल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा, आप करके देख लेना कि जैसे आपके हाथ के ऊपर कुछ भी गिरता है ना तो एकदम से सडनली आपका हाथ पीछे चला जाता है। तो इतना फास्ट हमारा माइंड उसमें रिस्पॉन्स करता है। ये सारा जो प्रोसेस है ये कैसा है, ऑटोमेटिक है। जैसे ही वो रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा वो भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है कि हाथों हाथ जैसे यहां पे आता है तो सबसे फर्स्ट क्या होते हैं, वो होते हैं डेंड्राइट्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम होता है डेंड्राइट्स का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या होता है कि वो जो सिग्नल उन्होंने निकाला है, जैसे कि
गर्म है, ठंडा है या फिर कुछ लगा है, तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेंड्राइट से कलेक्ट होते हैं। फिर एक्सॉन जो होता है ये क्या करता है कि इसको इलेक्ट्रिकल पल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर इलेक्ट्रिकल पल्स से क्या होता है कि फास्टली इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर पाती है। फिर उसके बाद में जो लास्ट में बचता है, इसके बचता है एक्सॉन टर्मिनल, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि नर्व एंडिंग जो होती है, वहां पे क्या होता है कि जो इंपल्स है इसको केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये ब्रेन के पास में जाता है, फिर ब्रेन से रिवर्स बैक होकर के आता है। फिर यहां पर इनको कमांड मिलती है कि क्या करना है। जैसे कि अगर हाथ गर्म हो रहा है तो सडनली हमारा दिमाग बोलेगा कि इसको हटा ले, तो ठीक है, ये सारा का सारा फंक्शन होता है हमारे ब्रेन का, और ये विद इन 1 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ही हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने रखा है भाई 5 सेकंड हो गए और ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, फिर वो भाई इतनी देर में तो चल जाएगा। तो इसलिए जो हमारा ब्रेन है ना बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्क करता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं फ्लोवर का। भैया ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंथर और जो फिलामेंट है जिसको कि स्टेमन बोलते हैं, ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना, जो कि मेल पार्ट है। इसके एंथर और फिलामेंट क्या है, मेल पार्ट है फ्लावर के। फिर उसी के साथ में जो पिस्टिल है इसमें होते हैं स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। 3 यहां पर फीमेल पार्ट है जिनका काम क्या है, ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करना। और हर एक जो ओव्यूल है, ये बात ध्यान रहे कि हर एक ओव्यूल के पास में सेपरेट एग सेल होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओवरी जो है उसमें क्या होते हैं कि यहां पर ये ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद में इसी से ही यहां पर जैसे कि सीड्स वगैरह बनते हैं, फिर सीड्स से फ्रूट्स बनते हैं। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, तो इसीलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन ए स्टिग्मा, की स्टिग्मा के ऊपर किस तरीके से जर्मिनेशन होता है। तो आप इसमें एक तो बात ध्यान रखेंगे कि जैसे कि जो पोलन ट्यूब होती है, ये इसका काम क्या होता है, इसका ये होता है एक पैसेज होता है जो कि क्या करता है कि जो फीमेल जर्म सेल है वो यहां से ट्रेवल करके यहां पर जाए, तो ये पैसेज को क्या कहा जाता है, पोलन ट्यूब। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है एक तो ओवरी। ओवरी का काम क्या होता है कि ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करती है और उसी के साथ में क्या करती है कि प्रोटेक्ट करती है। जो डेवलप्ड जाइकोट है ना, उसकी प्रोटेक्शन भी कहां पर होती है, उसकी प्रोटेक्शन भी ओवरी में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, कैसे। यार साइंस के अंदर तो आप इसे फील लेकर के समझ सकते हो कि कैसा हो रहा है। अगर आपने समझ लिया और आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको डेफिनेटली 100% मार्क्स इसमें मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, उनमें कौन से इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सबसे पहला तो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है ग्रोथ हार्मोन के लिए, ठीक है। ये दोनों के अंदर मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। जो हमारी हाइट रहती है ना, वो इसी के ऊपर ही डिपेंड करती है कि हम कितना ग्रो होंगे। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि किसी का लेफ्ट हैंड ज्यादा बड़ा है और राइट हैंड छोटा है। ये सारी जो प्रोसेस है कौन कंट्रोल करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। फिर उसी के साथ में जो मेल्स के अंदर होता है वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं, जिस वजह से मेल्स के अंदर दाढ़ी वगैरह होती है, ये आवाज भारी होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। वहीं पर फीमेल में जो ओवरी होती है, ओवरी का काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑस्ट्रेज प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करने का काम होता है, जो कि फीमेल हार्मोन्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन्स होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्रेन। ब्रेन एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट ईयर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। ये इसमें एग्जामिनर ने कैसे कंफ्यूज किया था, एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया था बोल करके कि मोटर एक्टिविटीज के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए जो होता है वो होता है सेरिबम, जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा पार्ट होता है, ये हिंड ब्रेन इसको कहा जाता है, ठीक है, जो कि हमने कल वाले वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। तो अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो उस वीडियो को जाकर के एक बार जरूर से देख लेना और एक्टिविटीज भी देख लेना। और 20 मिनट में अगर केमिस्ट्री का रिवीजन करना है तो आप लोग वो भी जाकर के देख सकते हो। भाई साहब इतनी शानदार वीडियोज है, 4-4 घंटे का टाइम नहीं लेता मैं मैराथन वगैरह में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो इसीलिए कम टाइम के अंदर मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट करता हूं कि भाई एनसीईआरटी में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो कि स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, तो वही पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में ह्यूमन ब्रेन के अंदर हिंड ब्रेन होता है, सेरिबम होता है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जितनी भी मोटर एक्टिविटीज है जैसे कि वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, वो है हिंड ब्रेन, और ये लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर। फिर उसी के साथ में एक आता है मिड ब्रेन। अब जो मिड ब्रेन है, आपने कभी देखा होगा कि हमारी जो बॉडी
बॉडी है ना बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आपको ठंड लगती है तो सबसे पहले आपके रोंगटे खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हल्की हल्की ठंड लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो अपने आप ब्लड फ्लो को उसमें इंक्रीज करता है ताकि जो हमारी बॉडी है वो गर्म होने लग जाए। इस तरीके से करता है। उसी तरीके से जैसे कि स्लीप, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग सोते हैं तो वो भी एक तरीके से हमारा माइंड उसे कंट्रोल करता है। उस टाइम के ऊपर सारे हमारे फंक्शंस वर्क करते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है? ये होता है मिड ब्रेन का। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें कई बार जो एग्जाम के अंदर आता है वो ये आता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एग्जाम के अंदर ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, उसी के साथ में ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता है। तो इसलिए दोनों इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, वो बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये सीमन को प्रोड्यूस करता है, जो कि किस में हेल्प करता है? यहां पर नरिशिंग ऑफ स्पर्म में ये हेल्प करता है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या होता है? कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना होता है। स्पर्म क्या होता है? एक मेल सेक्स सेल होता है। फिर उसके बाद में आता है कि वास डिफरेंस क्या होता है? ये एक ऐसा पैसेज होता है जहां से कि जो स्पर्म है वो ट्रेवल करता है टेस्टिस से लेकर के यहां तक। उसका ट्रेवलिंग का काम किसके थ्रू होता है? वास डिफरेंस के थ्रू होता है। तो ये जो 3 पार्ट हैं ये इसके इंपॉर्टेंट, और बाकी के जितने भी उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो सबसे पहले आती है वो आती है ओवरी। ओवरी का क्या काम होता है? ओवरी में ना इमैच्योर एग सेल्स होते हैं। ध्यान रखना कि ये कैसे होते हैं, यहां पर ये होते हैं इमैच्योर एग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इमैच्योर एग होते हैं। फिर उसके बाद में ओवरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करते हैं यूट्रस तक। और ये यूट्रस क्या होता है? एक जगह होती। तो ये यूट्रस क्या होता है? यूट्रस बेसिकली एक स्पॉट है जहां पर कि जो बेबी है वो डेवलप होता है। सिंपल सा आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि जायकोट से किस तरीके से बेबी तक फॉर्मेशन होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ में ओविडक्ट का काम होता है कि ये क्या करती है कि जो एग हैं उनको यूट्रस तक लेके जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वेजाइना। वेजाइना का काम क्या होता है? वेजाइना बेसिकली एक पैसेज होता है जहां से कि स्पर्म एंटर करता है। फिर यहां पर ये क्या है? यूट्रस क्या है? यही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये आपसे एग्जाम के अंदर आ सकता है कि विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यूट्रस आपको पता होना चाहिए, यहां पर ही जो बेबी डेवलपमेंट होता है। अब आता है हमारे पास में रे डायग्राम। तो आप देखो रे डायग्राम एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर से आता है, 100% होता है कि 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एक पर्टिकुलर केस दिया जाएगा, या फिर न्यूमेरिकल में भी रे डायग्राम पूछा जाता है। तो इसके लिए कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि रे क्या होती है? सबसे पहले अगर पैरेलल जाती है तो वो उससे टकराने के बाद में हमेशा फोकस से पास करेगी। एक रे तो आप इसमें ये ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद में जो केसेस होती है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला केस है जहां पर कि इंफिनिटी के ऊपर है, तो सारी रेज माना जाता है कि पैरेलल आ रही हैं और फोकस के ऊपर वो इमेज फॉर्म करती है। फिर उसी के साथ में यहां पर एक इमेज है, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहली रे हमने यहां से निकाली जिसको कि हमने फोकस से पास करवा दिया। फिर उसके बाद में जो सेकंड है इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से करवाते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा करके ये फिर से आ जाती है। तो जहां पर भी ये मीट करती है वहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है। तो अब आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन में मेरा ये है कि अगर हमें, ठीक है, अगर हमें यहां पर ये जो इमेज है ये कैसे फॉर्म हो रही है? ये हर जगह के ऊपर रियल इमेज फॉर्म हो रही है। तो अब अगर हमें इमेज जो है वो वर्चुअल चाहिए, तो वर्चुअल का जो केस है वो है हमारा केस नंबर जे। इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो फोकस के और जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर ये जो बीच वाला सेंटर है इसके बीच में रखा जाता है, तो ही यहां पर ये इमेज फॉर्म होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ में ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको बाकी इसकी पीडीएफ का लिंक नीचे मिल जाएगा, जहां से आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें क्या आप ध्यान रखेंगे? इसमें जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रे है। ये वाली कौन सी रे है हमारे पास में? ये है इंसिडेंट रे है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद में ये कौन सी रे है? ये है रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब भी पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रहे, तो इमर्जेंट रे को आपको ध्यान रखना है। फिर उसी के साथ में यहां पर ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जैसे कि आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन के बीच में और इसके बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं लेंस के रे डायग्राम है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमारा मिरर के अंदर होता था वही केस है कि अगर वो पैरेलल आ रही है तो वो क्या करेगी? फोकस से पास करेगी नेक्स्ट पॉइंट से। इसी तरीके से हर एक केस के अंदर की फोकस से वो पास करेगी। इसके भी 6 केस हैं, एक बार हाथ से ड्रॉ करके देख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आते ही आते हैं। अगर याद नहीं हो रहा है
तो मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक। आप बस ये जो सी वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो है, इसको याद रख लो। इसको अगर आपने समझ लिया तो सारे केसेस आपसे हो जाएंगे। बस इसको ही आपको अच्छे से करना है और मेनली यही पूछा जाता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास में यहां पर किसका है, कॉनकेव लेंस का है, ये है कॉन्वेक्स लेंस का। अब एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर से कमेंट करना। देखो ये गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर हम गलती करेंगे ये, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताओ कि फोकल लेंथ क्या रहेगी कॉनकेव लेंस की। ठीक है, कॉनकेव लेंस की मेरा बस पूछना ये है कि ए ऑप्शन है कि पॉजिटिव रहेगी, बी ऑप्शन है कि यहां पर ये नेगेटिव रहेगी। क्योंकि देखो अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो बस एक ही चीज को याद रखना कि कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होती है, कॉनकेव की उसकी उल्टी रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई में तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेटिना का क्या काम होता है। रेटिना होती है एक स्क्रीन जहां पर की इमेज फॉर्म होती है। अब ये इमेज कैसी होती है ये आपको पता होना चाहिए कि रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अब आप बोलोगे कि भैया आप यहां पर गलत हो, शायद इन्वर्टेड है तो हमें पूरी दुनिया सीधी कैसे दिख रही है, हमें तो सब कुछ उल्टा दिखना चाहिए। तो ये काम है हमारे दिमाग का कि ये जो इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है क्या करती है कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के पास में जाती है और हमारा ब्रेन वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग है जो कि इस उल्टी इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। तो ये काम होता है। फिर उसी के बाद में आता है कॉर्निया। कॉर्निया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसको कहा जाता है कि डॉम लाइक शेप है इसकी, कि मतलब ऊपर से उठा हुआ जो होता है उसी को ही डॉम शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है। फिर उसके बाद में प्यूपिल का क्या काम होता है, प्यूपिल का काम होता है कि जो भी लाइट एंटर कर रही है उसको एडजस्ट करना। फिर उसी के साथ में यहाँ पर जो आयरिस है ये मसल्स होती है, सिलेरी मसल्स का काम होता है कि जो हमारे लेंस है उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। तो ये सब 3-4 पॉइंट है जो कि आपको इसके पता होना चाहिए। तो अब इसके बाद में आता है अगला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि मायोपिया जो है वो क्यों होता है, प्लस ऑफ उसका करेक्शन भी आपको एग्जाम के अंदर लिखने को आ सकता है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखो इसमें क्या होता है कि जो भी ये बताऊं किसके होते हैं डिफेक्ट, जो भी मेनली स्टूडेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं जैसे कि पास से मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आई बॉल होती है ना उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि उसमें इलॉन्गेशन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो इमेज है वो लेंस तो हमारा सेम है, तो लेंस सेम है लेकिन आई बॉल की जो साइज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आई बॉल की साइज इंक्रीज होने से क्या होता है कि रेटिना के ऊपर ना बन के इमेज आगे फॉर्म होती है। तो इसी इमेज को पीछे शिफ्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर एक कॉनकेव लेंस को यूज में लिया जाता है जिसको कि एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर यही हाइपरमेट्रोपिया में होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसमें क्या होता है कि जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है, इसकी जो साइज है वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। स्मॉल होने के कारण जो इमेज है वो पीछे फॉर्म होती है क्योंकि लेंस भी सेम है। तो लेंस को यूज लेकर के, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को यूज में लेकर के इसको यहां पे एडजस्ट किया जाता है। और उसी के साथ में जैसे कि जो दोनों इफेक्ट होते हैं तो उस केस में क्या करेंगे भैया, पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हम लोग यूज में लेते हैं बाइफोकल लेंथ। ठीक है, बाइफोकल लेंस को यहां पर यूज में लिया जाता है जिसमें कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को यूज में लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रिज्म। प्रिज्म में आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये बस एक नॉलेज के लिए है आपका। फिर उसके बाद में आता है ये वाला व्हाइट स्पेक्ट्रम में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा जो कलर है वो ज्यादा डाइवर्ट होता है, कौन सा कम होता है। तो आप इसमें ध्यान रखोगे कि जो रेड कलर है ना वो सबसे ज्यादा कम स्कैटर होता है। क्या होता है, सबसे कम जो स्कैटर होता है वो रेड कलर होता है। इसीलिए क्या होते हैं कि जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो रेड होते हैं, वार्निंग साइंस रेड होते हैं ताकि वो दूर से ही दिख जाए, क्योंकि रेड कलर कम स्कैटर होता है। वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, वो होता है वॉयलेट। और इसको आप याद रख सकते हो विबग्योर से। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। ये ऑर्डर है किसका, कि लिस्ट स्कैटरिंग का। यहां से क्या हो रहा है कि स्कैटरिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं कि स्कैटरिंग जो है ना वो इधर की तरफ क्या हो रही है, वो हो रही है डिक्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो कि है हमारा ये वाला क्वेश्चन, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन था, जिस साल आया था बच्चों ने बहुत ज्यादा गलती करी थी। बच्चे सोचते हैं कि जैसे कि पहली बार जो व्हाइट लाइट थी इसको 7 कलर में डिवाइड कर दिया तो दूसरी बार क्या होगा, 7 के 14 हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा प्रिज्म में रखने के बाद में वो फिर से व्हाइट लाइट में फॉर्म हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आता है अगला क्वेश्चन जिसमें कि हमसे कहा गया कि इन द गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल वेयर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस विल अकर। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट कहां होगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि फर्स्ट पार्ट में होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पार्ट है यहां पर क्या होती है, आपके उसमें लिखा हुआ है कि एक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, वैक्सी लेयर का क्या काम होता है, इसका काम होता है जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, वो होता है फर्स्ट लेयर का। फिर उसके बाद में जो नीचे सेकंड वाली लेयर होती है इसका क्या काम होता है, इसका जो आंसर होता है हमारे पास में ये होती है क्लोरोप्लास्ट की।
जिसका कि काम होता है फोटोसिंथेसिस का। फिर उसके बाद में जो थर्ड लेयर होती है, थर्ड लेयर जो होती है ये सेल्स होते हैं, जिनका कि काम होता है कि गैसेस एक्सचेंज के लिए खुलना बंद होना ये काम होता है। फिर जो लास्ट के अंदर फोर्थ है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा किससे रिलेटेड है, बाइनरी फ्यूजन से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है कि यहां पर ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है कि सबसे पहले दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, फिर उसके बाद में वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मार्क करते हैं कि जो फर्स्ट है इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल है। तो अभी तक क्या हुआ है कि बाइनरी फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बाद में यहां पर सेकंड के अंदर आप देखोगे कि ऑलरेडी सेल्स अलग हो चुके हैं। लेकिन ये जो थर्ड है इसमें क्या है कि अलग अलग सेपरेट हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगी सेकंड प्रोसेस, फिर ये हो गई थर्ड प्रोसेस। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि इसमें तो क्या है कि बस ये लास्ट फाइनल स्टेज है, विद इन 1-2 डेज ये अलग हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर क्या है कि इसमें ये जो है इसमें स्कैटर होना स्टार्ट हो गया, मतलब डिवीजन इसमें होना स्टार्ट हो गया। तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी फोर्थ, और ये हो जाएगी फिफ्थ। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेज होती है, क्या होती है। मार्किंग वाले बेसिकली क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है वही क्लोज्ड स्टोमेटा वाला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया कि कौन सा सेल है, किसका क्या काम है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बाहर जो आउटर मोस्ट सेल है, ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। अब उसी के साथ में इसमें ये जो बीच में बड़ा सा सेल प्रेजेंट है, ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में यहां पर ये जो जगह है ये क्या होता है, ये होता है हमारा वैक्यूल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट के अंदर ये जो इंडिविजुअल सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे। इसमें 3 फ्लावर्स दिए हुए XYZ और बोला गया है कि किस में फ्रूट डेवलप होगा। तो फ्रूट डेवलप के लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओवरी का होना, क्योंकि ओवरी से ही यहां पर क्या होते हैं कि जो हमारे सीड्स हैं, मतलब कि सबसे पहले जो एग सेल्स हैं, ओव्यूल्स जो हैं उसी से प्रेजेंट मतलब कि प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसके बाद में वो बनते हैं। तो इसी तरीके से आप देखो, तो हमारा फ्लावर एक्स है, इसमें क्या ओवरी प्रेजेंट है, ये रही ओवरी। वाई के अंदर भी ओवरी प्रेजेंट है, लेकिन जो जेड है इसमें ओवरी है ही नहीं। तो इस वजह से क्या होगा कि यहां पर ये प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एक्स और वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका हो जाने वाला है। और उसी के साथ में अगर आपको बायो का रिवीजन करना है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना, और अगर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना। और मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।